अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खटक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर अगले दिन हमें ख़बर मिल जाती है कि पाकिस्तान का ₹1 US $1 के बराबर हो गया है तो हम यकीनन खुश होंगे, क्योंकि हमें सस्ता पेट्रोल चाहिए। हम स्टेटस गो लोग हैं, हमें आईफोन भी चाहिए जो कि ₹700 का मिल जाएगा। यानी हम सब यकीनन बहुत खुश होंगे। लेकिन क्या हमें इससे कोई मज़ीद फ़ायदा होगा? क्या हमारी इकानमी बूस्ट कर जाएगी? क्या पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी बदल जाएगी? इसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होगा? इसका पाकिस्तान के डेवलपमेंट पे क्या असर होगा? तो क्या पाकिस्तान वाकई एक डेवलप कंट्री बन जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इसी एजुकेशनल वीडियो में। हमारे साथ रहिए। नाजरीन, ₹1 $1 के बराबर होने से पहले हम करेंसी एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होता है। तब हमें समझ आएगी कि अगर ₹1 $1 के बराबर हो जाए तो उससे क्या होता है। करेंसी एक्सचेंज रेट के 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 फिक्स एक्सचेंज रेट, नंबर 2 फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जबकि तीसरा है मैनेज एक्सचेंज रेट। फ़िक्स एक्सचेंज रेट में होता यह है कि जो सरकार होती है, जो हुकूमत होती है, वो ख़ुद डिसाइड करती है कि वो अपनी करेंसी को ख़ुद ही कंट्रोल करेंगे। सारा कंट्रोल उनके पास होगा कि उन्होंने करेंसी को डाउन करना है, अप करना है, या उन्होंने प्रेजेंट जो उसकी वैल्यू है उसको बरकरार रखना है। ये वो ख़ुद डिसाइड करती है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड के ऊपर, कि अगर आपकी सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम होती है तो यकीनन आपकी करेंसी का रेट डाउन हो जाएगा। अगर सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ जाती है तो इससे आपकी करेंसी का रेट भी बढ़ जाएगा। तीसरा है मैनेज एक्सचेंज रेट। मैनेज एक्सचेंज रेट में होता यह है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसा करती हैं कि वो कहती हैं कि ठीक है, हमारी जो करेंसी है वो फ्लक्चुएट होती रहे, लेकिन हम उसके लिए एक लिमिट रख लेते हैं कि हमारी करेंसी 5% और 10% से ऊपर नीचे ना हो, बस इस परसेंटेज के दरमियान ही रहे। यानी इतनी डीवैल्यूएशन वो ख़ुद लिमिट कर लेते हैं कि 5% और 10% डीवैल्यूएट हो सकती है। किसी भी मुल्क की करेंसी की जो डीवैल्यूएशन है, जो डिवैल्यू होता है करेंसी, वो होता डिफरेंट अवामिल के ऊपर उसका इन्हिसार होता है कि आपकी कंट्री का जीडीपी कितना है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी है, आपका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, आपकी इंडस्ट्री है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप कितनी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, कितनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी जो इंडस्ट्री है वो किस टाइप की प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो बाहर भेजी जाती हैं। इस टाइप की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपकी करेंसी फ्लक्चुएट करती है। लेकिन उन्हीं में से एक ये जो करेंसी एक्सचेंज रेट है ये भी होता है जिसकी वजह से आपकी करेंसी फ्लक्चुएट करती रहती है। 1970 से पहले कई ऐसे ममालिक थे जिनकी करेंसी फ़िक्स थी और वो वाकई $1 के बराबर थी। जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि वाकई $1 के बहुत सारे ममालिक की जो करेंसी थी वो बराबर थी $1 के। लेकिन उसके बाद हालात कुछ ऐसे हुए, जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ थी जो तकरीबन 50s में आज़ाद हुई, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, ये जो भी कंट्रीज़ शामिल हैं, उनकी करेंसी उसके बाद डीवैल्यूएट हुई। क्यों हुई? उसके डिफरेंट रीज़न्स हैं। जिन ममालिक की करेंसी $1 के बराबर थी उसमें पाकिस्तान भी कह सकते हैं, क्योंकि 1947 में $1 ₹3.5 यानी कि 3.5 रुपीस के बराबर था। थोड़ी सी बात कर लेते हैं रुपए के बारे में। रुपया संस्कृत ज़बान का वर्ड है और संस्कृत ज़बान के इस वर्ड का जो मतलब है वो है सिल्वर का सिक्का। ये शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस कराया था रुपया और उसके बाद ये चलता रहा। 1947 में पाकिस्तान के अपने नोट नहीं थे। पाकिस्तान बरतानिया और इंडिया के नोट इस्तेमाल करता था, जिसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टैंप लगी होती थी, जबकि उसकी प्रिंटिंग बरतानिया या इंडिया की होती थी। जबकि 1948 में पाकिस्तान ने नए नोट और सिक्के प्रिंट कराए, यानी कि अपना जो करेंसी थी वो जारी की। जो पहले रुपया भी एक फ्लोटिंग सिस्टम के थ्रू काम करता था, लेकिन बाद में हुआ कुछ यूँ कि रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। एक साल में यानी 1982-83 में
पाकिस्तान के रुपए की जो वैल्यू थी वो 38.5% डाउन हुई सिर्फ एक साल में, जिससे हमें नुकसान क्या हुआ। 86-87 में जो पाकिस्तान ने अपनी इंडस्ट्री की बुनियाद रखनी थी, उसके लिए तमाम इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, पूरी इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक बड़ी मिकदार में रॉ मटेरियल मंगवाना था। हमारी रुपए की वैल्यू इतनी ज़्यादा डाउन हो गई कि वो रॉ मटेरियल हमें इतना महंगा पड़ा कि जिसने हमारी इंडस्ट्री की बुनियादें हिला के रख दी। इवन के हम ये कह सकते हैं कि उस रुपए की डिवैल्यूएशन से हमारी इंडस्ट्री की बुनियाद तबाह हो गई, जो कि अब तक ना बन सकी, और हमारी इंडस्ट्री ने आज तक अपना जो वो लेवल था या जो हमारी इंडस्ट्री जितनी ऊपर आनी थी उस हद तक नहीं पहुंच सकी। और आज भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बुरा हाल है जो आपके सामने है। ये रॉ मटेरियल हमें क्यों महंगा पड़ा? क्योंकि हमारी रुपए की वैल्यू काफ़ी डाउन हो गई थी, और ये ज़ियाउल हक के दौर में हुआ था कि हमने रुपए की प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा कर दी थी। प्रिंटिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे रुपए की हम जो कर्ज़ लेते हैं, उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूं कि रुपए डिवैल्यू होता कैसे है। एक उसकी सूरत ये होती है कि अगर हम किसी से फ़र्ज़ करें मैं किसी से 100 रुपये उधार लेता हूँ, तो वो 100 रुपये मैं 75 रुपये ख़र्च कर लेता हूँ, जबकि 25 रुपये मेरे पास रह जाते हैं। तो अब 1 महीने का टाइम मैंने लिया होता है कि मैं 1 महीने में ये 100 रुपये आपको वापस करूँगा, जबकि मैं 1 महीने में नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 25 रुपीज़ ही बचे हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं पाकिस्तानी सरकार हूँ, मेरे पास रुपए का कंट्रोल मौजूद है और मैं रुपए को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं प्रिंटिंग मशीनें चला दूँगा और मैं अपने नोट धड़ धड़ पूरे जो है ना इस हद तक प्रिंट कर दूँगा कि उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, आगे डिमांड कम होगी। इसकी वजह से मेरे रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। अब जहाँ पे मैं 100 रुपये मैंने पे करने थे, किसी का लोन वापस करने था, अब मेरे रुपए की वैल्यू जो पहले 1 रुपये थी अब वो कम हो चुकी है। अब मेरा 1 रुपया 10 रुपये या फ़र्ज़ करें 5 रुपये के बराबर है। तो अब मैं उसको 100 रुपये के बदले 100 रुपये वापस नहीं करूँगा, बल्कि मैं 100 रुपये के बदले 500 रुपये वापस करूँगा, तब ये कर्ज़ चुकेगा। तो आज जो हमारे रुपए की हालत है वो भी हमारे सियासतदानों ने इसी तरीके से डिवैल्यू की है। पहले जो हमारा 1 रुपया 3.5 रुपये $1 के बराबर हुआ करता था, आज हम 240 रुपये $1 के बराबर है। तो ये इसी वजह से डिवैल्यू हुआ है कि हमने इतनी ज़्यादा प्रिंटिंग की है, इतने ज़्यादा नोट प्रिंट किए हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो चुकी है। यहाँ पर मैं डिवैल्यूएशन की एक और मिसाल देता हूँ कि बेसिकली करेंसी डिवैल्यूएट होती कैसे है। फ़र्ज़ करें कि इंडिया और पाकिस्तान की एक मिसाल लेते हैं कि पाकिस्तान सालाना 100 प्याज उगाता है और इंडिया हर साल 100 टमाटर उगाता है। यानी उनके पास साल में 100 टमाटर आते हैं और हमारे पास साल में 100 प्याज आते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पाकिस्तान अपनी करेंसी 1 प्याज रखता है और इंडिया अपनी करेंसी 1 टमाटर का रखता है। 1 साल के बाद होता यह है कि पाकिस्तान उसी लेवल पे मेहनत जारी रखता है, अपने दोबारा 100 प्याज उगा लेता है, जबकि इंडिया मेहनत ज़्यादा करता है और वो हमसे ज़्यादा यानी कि वो 200 टमाटर उगा लेते हैं, उनके पास 200 टमाटर आ जाते हैं। अब प्याज की जो करेंसी है वो 1 प्याज 1 टमाटर के बराबर नहीं होगा। अब उनके पास टमाटर ज़्यादा हैं, अगर आपने टमाटर लेने हैं तो उधर चूँकि डबल तादाद है उसकी, तो यहाँ पर सिंगल है, तो हम उस करेंसी के बराबर अपनी करेंसी नहीं रख सकते। अब वहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकती है कि उन लोगों ने ज़्यादा मेहनत की है, वो टमाटर का पिज़्ज़ा भी स्टार्ट कर लेते हैं, वो टमाटर के प्रोडक्ट्स भी मज़ीद ऐड कर लेते हैं। तो अब जो लोग आएंगे वो पाकिस्तान में अगर वो आते हैं तो वो सिर्फ ये समझेंगे कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल सकती है, जबकि हम अगर इंडिया जाते हैं वहाँ पर हमें टमाटर भी मिल सकता है, वहाँ पर हमें पिज़्ज़ा भी मिल सकता है, वहाँ पर हमें टमाटर से बनी दीगर चीज़ें भी मिल सकती हैं। तो लोग उसको वो प्रेफर करेंगे। तो वो करेंसी जो बड़ी करेंसी होगी वो टमाटर ही होगी, चूँकि उसी से रिलेटेड और कई प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं जो कि वो लोग ख़रीद सकते हैं। अब हर बंदा चाहेगा कि मेरे पास टमाटर हों ताकि मैं टमाटर के बदले प्याज भी ख़रीदना चाहूँ तो ख़रीद सकता हूँ, मैं पिज़्ज़ा भी ख़रीदना चाहूँ तो ख़रीद सकूँ, मैं टमाटर भी ख़रीदना चाहूँ तो ख़रीद सकूँ।
और अगर केचप भी ख़रीदना चाहूँ तो ख़रीद सकूँ। तो अब टमाटर और कई ममालिक की भी वो करेंसी बन गई, सिर्फ उसकी तादाद की ज़्यादा होने की वजह से, उससे रिलेटेड ज़्यादा प्रोडक्ट्स होने की वजह से वो हमसे आगे चले गए। सेम डॉलर की यही मिसाल है कि इंटरनेशनल मार्केट डॉलर पे चलती है, आपका लेन देन इंटरनेशनली डॉलर में होता है, आपका ऑयल डॉलर पे आता है, जो भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग है वो डॉलर से जुड़ी हुई है। अगर आपके पास डॉलर्स हैं तो आप इंटरनेशनली चीज़ें ख़रीद सकते हैं, वरना आप नहीं ख़रीद सकते। तो सेम यही डिवेल्यूएशन का फार्मूला है कि जिसकी वजह से आपकी करेंसी डाउन हो जाती है। जो इंटरनेशनली जिसके बेस पे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है वो एक इंटरनेशनल करेंसी होती है, तो वो एक बड़ी करेंसी होती है। डॉलर भी इसी तरीके से काम करता है और बाकी जो करेंसियों को वो डाउन करता है तो वो भी इसी तरीके से डाउन करता है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर $1 $1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। ऐसा वैसे मुमकिन तो नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि $1 $1 के बराबर हो जाए तो हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। ये फ़ैसला करना इतना आसान नहीं है। ये बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके लिए भी ये डिसीजन लेना कोई इतनी आसान बात नहीं होती। लेकिन अगर $1 $1 के बराबर होता है तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। इसमें एक अहम बात यह है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार, उसकी डेवलपमेंट का इन्हिसार उसके करेंसी के ऊपर कभी नहीं होता। बांग्लादेश की मिसाल ले लें कि बांग्लादेश की करेंसी जापान से कहीं ज़्यादा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश तरक्की याफ्ता मुल्क भी है। तो अगर वाकई पाकिस्तान का रुपया $1 के बराबर हो जाता है तो हम सस्ता पेट्रोल ले सकते हैं। सबसे बड़ा मसला ही पाकिस्तान में पेट्रोल का है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ऊपर चली गई है। तो हम पेट्रोल सस्ता ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा हम थोड़े स्टेटस गो लोग भी हैं, स्टेटस भी बरकरार रखते हैं। तो आईफोन तो हमने ख़रीदनी होता है, तो फिर हम 600-700 रुपये में आईफोन भी ख़रीद सकते हैं। इसके नुकसानात क्या होंगे? नुकसानात ये होंगे कि आपकी करेंसी अगर बढ़ जाती है तो आप इंटरनेशनली थोड़े से मुश्किल में आ जाते हैं कि आपकी अगर करेंसी ज़्यादा है तो आपके प्रोडक्ट्स बाहर के ममालिक, जो मुतवसत तबके वाले जो कंट्रीज़ हैं, जो थोड़े से इतनी डेवलप नहीं है, जिनकी करेंसी भी कम है, उनके लिए वो चीज़ें महंगी पड़ेंगी, वो आपके प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदेंगे या कम ख़रीदेंगे। पहला नुकसान इसका ये है। अगर आपकी करेंसी ज़्यादा है तो जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है वो नहीं आएगी। आपके कंट्री में पहले जितनी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, वो भी यहाँ से जाने वाली करेंगे कि वो भी यहाँ से अपनी कंपनियां बंद करके अपने ममालिक में चले जाएं। उसकी क्या वजूहात होती हैं? उसकी वजूहात ये होती हैं कि वो समझते हैं कि अगर हम अमेरिका में पाकिस्तान में अपनी कंपनी खोलते हैं, वहाँ पर हम एक बंदे को सालाना 12 लाख रुपए पे करते हैं, और सेम अमाउंट हम अमेरिका में अपनी कंपनी में किसी मैनेजर को 12 लाख रुपए पे करते हैं, तो फिर हमें पाकिस्तान में क्या फ़ायदा? इतने दूर से आके यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना जिसका हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर हम अपने मुल्क में, अमेरिका में या किसी और ब्रांड का जो अपना मुल्क होता है, वो वहाँ पर काम क्यों ना करें? तो वो आपकी महंगी करेंसी की वजह से उसको लेबर भी सस्ती नहीं पड़ेगी, उसको रॉ मटेरियल भी सस्ता नहीं पड़ेगा, और उसको जो प्रोडक्ट है वो मुनासिब कीमत पर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से वो उस प्रोडक्ट में कुछ ज़्यादा कमा भी नहीं सकेंगे। तो इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट भी चली जाएगी, और बाहर से जो इन्वेस्टमेंट का सोच रहा होगा वो भी आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आएगा। इसलिए ₹1 इज़ इक्वल टू $1 नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा कर सकता है। ये फ़ैसला ख़ासा मुश्किल है एक्सपर्ट्स के लिए भी कि एक मुल्क की करेंसी अगर बड़ी हो, यानी $1 के बराबर हो या कम हो, तो वो उस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी या नुकसानदेह साबित होगी। ये एक बहुत पेचीदा और मुश्किल मसला है, लेकिन इससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि ये फ़ैसला करने में हमें बहुत हेल्प करेगी कि आया पाकिस्तान इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। चाइना की मिसाल लेते हैं। चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। वो जितने भी प्रोडक्ट्स बनाता है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स दूसरे ममालिक को सेल करता है। उसके प्रोडक्ट सेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं, और सस्ते क्यों बाकी ममालिक को लगते हैं? कि उनकी करेंसी कम है। अब अगर चाइना की करेंसी ज़्यादा हो तो दूसरे ममालिक शायद उनके प्रोडक्ट्स इतने कभी भी ना ख़रीदें।
लेकिन इसी वजह से वो ख़रीदते हैं कि उनकी करेंसी कम है और वो उनके प्रोडक्ट्स दूसरे ममालिक को सस्ते पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी इतनी ज़्यादा सेल होती है और उन्होंने पूरी दुनिया की मार्केट कैप्चर की हुई है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में कि इंपोर्ट ओरिएंटेड है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। थोड़ा सा मुश्किल है ये भी कि हमें तो शायद ये भी पता ना चले कि हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं और इंपोर्ट क्या करते हैं। हमारा फोकस मैक्सिमम हमारे हुकूमतों का फोकस इंपोर्ट पे होता है, एक्सपोर्ट पे तो कुछ भी नहीं होता। हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बैठ चुकी है। एक ही हमारे पास इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल की, वो भी बिल्कुल बैठ गई है। उनको हम बिजली तक नहीं दे सकते कि वो अपने प्रोडक्ट्स इस लेवल पे बनाएं कि वो सस्ते दामों बैरूनी ममालिक को सेल करें। अगर किसी को वो सस्ते लगते हैं तो हमारी कुछ एक्सपोर्ट्स बढ़ें, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं है। हमारा टेक्सटाइल भी इंडस्ट्री भी बैठ चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो हम एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं। नाज़रीन, यकीनन आपने जान लिया है कि करेंसी की ज़्यादा होने, एक वीक करेंसी या एक स्ट्रॉन्ग करेंसी के क्या नुकसानात और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो किस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और किस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। ये आप ख़ुद भी डिसाइड कर सकते हैं जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, और स्पेशली अपने मुल्क के लिए भी आप ये जान गए हैं। आप ये ख़ुद सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्ग या वीक करेंसी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी करेंसी का इन्हिसार उस मुल्क के डेवलपमेंट पे नहीं होता, उसके इकोनॉमिक ग्रोथ पे नहीं होता। ये करेंसी का पूरा गेम ही अलग होता है। अगर इसकी सलूशन की बात की जाए कि इसका सलूशन क्या होगा कि अगर हमारी इस करेंसी वीक है तो फिर हम कैसे जो है ना गुजारा करें और हम अपनी इंपोर्ट्स को या जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारा जो लाइफ है, उसको कैसे गुजार सकते हैं। उसके लिए जो एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं वो ये है कि हमें अपने ख़र्चे कम करने होंगे, हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, और हम जो इतना ज़्यादा जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं हमें वो कम करनी पड़ेगी। उसके ऊपर हमारा जो इन्हिसार है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। सबसे जो मेन प्रोडक्ट है वो पेट्रोल है। पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे जितने भी डॉलर्स होते हैं वो डॉलर्स बाहर चले जाते हैं। तो हम पेट्रोल के ख़र्च को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं कि अगर हम पेट्रोल के बदले हम अपना जो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। हम जितने पैसे रोड्स के ऊपर लगाते हैं कि हमारे रोड्स के ऊपर रश होता है सुबह सवेरे, एक एक स्टूडेंट के लिए, एक एक बंदी के लिए रोड के ऊपर एक गाड़ी मौजूद होती है, जिसने इतना रश बनाया होता है कि हम अगर देखें तो हर इशारे पे कहीं ना कहीं लोग लड़ रहे होते हैं। किसी की गाड़ी लगी होती है, किसी की बाइक लगी होती है। उसकी भी मेन वजह ये होती है कि हमारे पास अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जितने पैसे हम रोड्स पे लगाते हैं अगर वही पैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लगा दें तो मेरे ख़्याल में कि हमारा पेट्रोल भी बच सकता है, हमारी जो अखराजात हैं जो रोड्स के ऊपर लगते हैं वो भी बच सकते हैं। एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी बहुत सारी जो पैसे हैं, जो डॉलर्स हैं, वो बचा सकती है। उसके अलावा हमें अपनी स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करना होगा। स्मॉल इंडस्ट्री को थोड़ी एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। उनको किसी हद तक जो एनर्जी है वो अगर फ्री ना दे सकें, पहले तो फ्री होनी चाहिए, अगर फ्री ना दे सके तो कम से कम कम कीमतों पे उनको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दोबारा से उठाना होगा, उनको ऐसे बेनिफिट्स देने पड़ेंगे जैसे कि टैक्स कम करना होगा ताकि वो इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो सके। तो इस तरह की स्टेप्स लेके हम अपने इकानमी को बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, उसके अलावा हमें जीडीपी बढ़ाना होगा, जो हमारी टोटल इनकम है पूरी कंट्री की वो बढ़ानी होगी। उसके अलावा हमें पॉलिटिकल जो हमारे हालात हैं, जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करना होगा। पॉलिटिकल जितनी भी सिनेरियो ख़राब हो चुकी है, जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, इन तमाम हालात को कंट्रोल करना होगा और पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो लानी होगी। तब हम एक अच्छी इकानमी को प्रमोट कर सकते हैं, अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी वीडियो के हवाले से किसी भी किस्म का आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।